महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अचानक शरद पवार के आधिकारिक आवास सिल्वर ओक पहुंच गए। चाचा के खिलाफ बगावत करने के बाद अजीत पवार शरद पवार के घर पहुंचे थे। दरअसल शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की शुक्रवार को दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में सर्जरी की गई। प्रतिभा पवार को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद उनसे मिलने के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आधिकारिक आवास सिल्वर ओक गए। अपने चाचा के खिलाफ बगावत करने के बाद अजीत पवार पहली बार सिल्वर ओक गए। चाचा शरद पवार से मुलाकात के बाद अजीत पवार ने शनिवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी चाची से मिलने गए थे, जहां शरद और सुप्रिया सुले से भी उनकी मुलाकात हुई। हमारे फैमिली में मिलने के लिए मुझे तो जाने का पूरा अधिकार है। हमारी आंटी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, बाद में वो घर पे आई, मिलने के लिए गया। अजीत पवार ने एक बार फिर शरद पवार को अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। इस दौरान उन्होंने उनकी तस्वीर इस्तेमाल करने की बात भी स्वीकार की। अजीत ने कहा कि शरद ने उन्हें शिक्षा विभाग से संबंधित मामले को लेकर पत्र सौंपा। उन्होंने कहा, यह हमारी परंपरा है कि हम परिवार को हमेशा महत्व देते हैं। ऐसा मेरे माता पिता ने सिखाया है। मुझे अपने परिवार से मिलने का अधिकार है। आप जानते हैं कि मेरी चाची अस्पताल में भर्ती थी, इसीलिए मैं उनसे मिलने गया था। मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी और मैं उनसे मिलने चला गया। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बताया कि अस्पताल में चाचा शरद पवार और सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। उन्होंने कहा, पवार साहब ने इस दौरान मुझे एक लेटर दिया जो शिक्षा विभाग के संबंध में है। शरद पवार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आदरणीय हैं। मेरे कक्ष में भी उनकी फोटो है। एनसीपी को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। मुझे गठबंधन या फिर कांग्रेस के साथ आने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि खाली पदों पर नौकरियों के संबंध में समीक्षा होने वाली है। कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर पर फैसला लूंगा। इसमें शिंदे और फडणवीस भी मदद करेंगे। गौरतलब है कि अजीत पवार एनसीपी में बगावत करने के बाद 2 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत पवार अपनी चाची प्रतिभा के करीबी माने जाते हैं। साल 2019 में प्रतिभा पवार ने ही कथित तौर पर उन्हें एनसीपी में वापस लाने में अहम भूमिका निभाई थी। जब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव के बाद अल्पकालिक सरकार बनाई थी। एनसीपी नेताओं के बीच वह काकी के नाम से मशहूर हैं। प्रतिभा पवार को पार्टी में अभिभावक के रूप में सम्मान दिया जाता है, लेकिन वह कभी भी राजनीति में सक्रिय नहीं रही हैं। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सुभाषपा भाजपा के गठबंधन का ऐलान कर दिया है। पिछले कई दिनों से भाजपा सुभाषपा के गठबंधन को लेकर जो कयास लग रहे थे, उन पर अब विराम लग गया है। ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करके भाजपा सुभाषपा के गठबंधन की घोषणा की है। ओपी राजभर ने अमित शाह से करीब 1 घंटे तक विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान राजभर ने पूर्वांचल की गाजीपुर, चंदौली और आजमगढ़ की लोकसभा सीटें मांगी है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गाजीपुर लोकसभा सीट पर भाजपा और राजभर के बीच बात भी बन गई है। हालांकि अभी चंदौली और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बातचीत चल रही है। एनडीए के साथ गठबंधन के बाद ओपी राजभर ने कहा कि हम साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में ज़रूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमज़ोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमज़ोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ओपी राजभर के साथ तस्वीर साझा कर गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि राजभर के आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। इससे पहले 14 जुलाई को दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भी हुई थी। अमित शाह ने मुलाकात की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें राजभर के साथ उनके बेटे अरविंद राजभर भी नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, ओपी राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई।
और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। ओपी राजभर ने भी ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने अपने ट्वीट में अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद कहा है। राजभर ने अपने ट्वीट में लिखा, भाजपा और सुभाषपा आए साथ सामाजिक न्याय, देश की रक्षा, सुरक्षा, सुशासन, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी से दिल्ली में भेंट हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया। मैं अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री एवं जेपी नड्डा को धन्यवाद देता हूं। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि उधर से हमने बात करने की कोशिश की है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। राजभर ने कहा कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, अब यूपी में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस मतदाताओं को लुभाने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई हैं। राज्य की सत्ता में वापसी के लिए मशक्कत कर रही। कांग्रेस ने पिछले दिनों लोगों से 5 गारंटियों का वादा किया था। अब कांग्रेस राज्य में अलग अलग वर्ग और समुदाय के लिए अलग अलग योजना पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग वचन पत्र जारी करने पर काम कर रही है। गौरतलब है, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 47 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों को साधने के लिए कांग्रेस एक योजना बना रही है। इस योजना के तहत अब कांग्रेस SC, ST और OBC के लिए एक अलग वचन पत्र जारी करने जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि इस वचन पत्र का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जल्द ही इसे जारी किया जा सकता है। इस वचन पत्र में इन वर्गों के लिए अलग से घोषणा की जाएगी। इस वचन पत्र के बारे में पूछने पर पार्टी सूत्रों ने बताया कि इसमें इन वर्गों के लिए विशेष घोषणा होगी। इसके तहत स्वरोजगार, कौशल विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वचन पत्र को तैयार करने के लिए MP कांग्रेस ने एक समिति बनाई है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इस वचन पत्र के सहारे कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC को साधने की तैयारी कर रही है। बता दें कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। सरकार बनने के बाद 2020 में कांग्रेस के कई विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इससे कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से राज्य के CM के तौर पर शपथ ली थी। यूं तो भारत के कई राज्य मौसम के बिगड़ते मिजाज से प्रभावित हुए। कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिला, लेकिन हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जहां बारिश लोगों की जिंदगियों पर कहर बनकर टूटी। ऐसे में लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात की। साथ ही उन्होंने समस्याएं सुनते हुए इस बात का आश्वासन दिया कि राज्य में आमजन को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी और इसका पूरा प्रयास सरकार की ओर से किया जाएगा। भविष्य में इस प्रकार के हालातों से निपटने के लिए सरकार पहले से ही तैयार हो, इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। हेलीकॉप्टर तो अब इस समय आने का मैं समझता हूँ कि तो कितना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, भेज रहे, अच्छी बात है, हम उसको स्वीकार ऐसा नहीं कर रहे हैं, मगर जो जिस समय पे चाहिए था उस समय पे जितना सहयोग मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, मगर फिर भी केंद्र का ये कोई, हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, प्रदेश का हक है और ये मिलना चाहिए। डिज़ास्टर के समय में केंद्र सरकार को हिमाचल के साथ खड़ा होना चाहिए और जो भी अभी भी उन्होंने कोई पैकेज का अनाउंसमेंट नहीं किया है। मैं आज भी निवेदन करना चाहूँगा, नड्डा जी यहीं पर ही है, हिमाचल के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मगर उससे पहले वो हिमाचल के मूलभूत निवासी है, तो उनको तो इमीडिएटली हिमाचल के लिए जो है वो फाइनेंशियल पैकेज प्रधानमंत्री जी के आग्रह करना चाहिए कि उनको यहाँ पे पैकेज दिया जाए
और कम से कम 1000-1500 करोड़ रुपए का पैकेज इमीडिएटली हिमाचल प्रदेश को डिज़ास्टर के लिए जो है वो देना चाहिए। हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं और जो बात जनता कहेगी उसको सुनना हमारा प्रथम दायित्व है। तो हम जगह जगह पे जाकर जनता की आवाज़ को सुन रहे हैं। कुल्लू में भी सुना, पतली कुल में भी सुना और आपके रायसन में भी सुना, और जो जनता ने अपनी समस्याएं हमारे समक्ष रखी है उसको सरकार के समक्ष रखना, हम भी सरकार का हिस्सा है, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना, एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखना, ये हमारी दायित्व है, हमारा जिम्मेवारी है और इसको हम करेंगे। और मजबूती से भविष्य में इस तरीके की परिस्थितियां ना बने उसके लिए हमको कार्रवाई करनी है। दरिया के किनारे रेत और निकालते हैं ना पत्थर, और इस खनन की वजह से जो है ब्यास का रुख जो है इस तरफ को आया और बहुत भारी नुकसान हुआ इधर। ये जो हो रहा है, खनन हो रहा है, ये जो है बंद होना चाहिए। सरकार से अनुरोध है हमारा कि ये जो है बंद होना चाहिए। आगे से जो भी ये खनन कर रहा है उसको सख्त से सख्त सजा जो है होनी चाहिए। मेन वजह ये है कि जो जिया गांव में ट्रैक्टरों द्वारा अवैध खनन हुआ है उसकी वजह से जो है ये नदी जो है डीप हुई है, उसके कारण जो है सारा फ्लड का जो फ्लो है वो हमारे हाथी थान की तरफ जो है बहता चला आया और उसकी वजह से जो है यहाँ भारी कटाव हुआ। यहाँ जिया गांव में 8-10 ट्रैक्टर हैं जो है प्रतिदिन यहाँ से जो है पार से बॉर्डर वगैरह निकाल के बेचते थे। ये जो है लूज हो चुकी थी जगह, फ्लड की वजह से जो है इसको फ्लड को नीचे बिठाने में मदद मिली उस बॉर्डर निकालने की वजह से, और सारा बहाव जो है इधर आ गया। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि मणिगन वैली से जो पार्वती नदी आई इसके बहाव ने ब्यास नदी को उधर मोड़ा, वरना ये पूरा गांव जो आज बह चुका होता।